हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। और आप लोगों का जो ये एग्जाम प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर से बेहतर हो, मैं भी उसके लिए अपनी ओर से कड़ी मेहनत कर रहा हूं, भरपूर प्रयास कर रहा हूं। और उसी कड़ी में, उसी श्रेणी में मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं। और ये जो वीडियो है ये होगी आप लोगों को बीपीएससी 143 की। और ये जो बुक है या ये जो कोड है इसका टाइटल है भारत में राज्य की राजनीति। भारत में राज्य की राजनीति इस बुक का टाइटल है। और इस बुक में जो है टोटल आप लोगों को 5 ब्लॉक्स है, 5 खंड है। और इन 5 खंडों को हम लोग जो है ना कुल मिला के 2 वीडियो सेशंस में डिस्कस कर लेंगे। खैर, आगे मैं और भी डिटेल से बातें करूंगा। अब सीधे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी और एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को पिक्चर जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दरअसल मैं पहले कभी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के जो ये फोटोज़ हैं वो नहीं लगाया करता था। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब मैंने यूट्यूब की जो डैशबोर्ड देखी और उसमें मैंने एनालिसिस चेक किया तो मुझे ये पता चला कि जो चैनल पे जो व्यूअर्स आते हैं उसमें से 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। ये बहुत बुरी बात है दोस्तों। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए मैंने आज इस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बटन को यूज़ किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और ये तो ऊपर में लोगो ही है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है स्क्रीन है वो है आप लोगों को एडवर्टीजमेंट का। तो इग्नू टिप्स असाइनमेंट इन सभी चीज़ों में डील करती है। सॉल्व्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, उसके बाद गैस पेपर, गाइड बुक, नोटबुक्स, इन सभी चीज़ों में इग्नू टिप्स असाइनमेंट डील करती है। आप अपने रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल को यहाँ पर विजिट करके पा सकते हैं www.ignutipsassignment.com। व्हाट्सएप कर सकते हैं 9523779253 पर, या फिर मेल कर सकते हैं ignutipsassignmentinfo@gmail.com पर। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मोहनी सारियन। यहाँ पर छोटी सी आईडी आप लोगों को दिख गई होगी। फॉलो करके आप अपने समस्याओं का जो सॉल्यूशन है, जो आपके क्वेश्चंस है, जो आपकी क्वेरीज हैं, उसको आप पूछ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। खैर, ये भी अब आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा बीपीएससी 143 भारत में राज्य की राजनीति, सॉल्व्ड गैस पेपर या सैंपल पेपर, जो भी आप कह ले, ये आपकी इच्छा है। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि इस बुक के अंदर टोटल 5 ब्लॉक्स हैं, यानी कि 5 खंड है। और 5 खंडों में कुल मिला के 15 चैप्टर्स हैं, 15 यूनिट्स हैं, 15 इकाइयां हैं। और इन टोटल 15 यूनिट्स को हम कुल मिला के 2 वीडियो सेशंस में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि मेरा इरादा था कि पूरे के पूरे चैप्टर्स को, पूरे के पूरे 15 यूनिट्स को एक ही वीडियो सेशन में डिस्कस करवा दूं। दरअसल पेन टैबलेट में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी। इस वजह से क्या हो रहा था कि पेन टैबलेट में जो ये पेन है चल नहीं रहा था। तो इस वजह से इसको ठीक करने में थोड़ा समय मेरा चला गया है, मतलब बर्बाद हो गया है। और रात के बज गए हैं 12। तो इस वजह से मैंने सोचा कि 2 वीडियो सेशन ही ला दी जाए, क्योंकि एक वीडियो सेशन में इतनी लंबी चौड़ी जो बातें हैं उसको एक साथ समाहित नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने 2 वीडियो सेशन लाने का इरादा बनाया है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या डिस्कस करना है। तो अब हम लोगों के स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि 1950-60 के समय में भारत की राज्य राजनीति की घटनाओं का वर्णन कीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक पूर्ण विराम लगना चाहिए था जो नहीं लगा हुआ है, जो कि मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगा। हाँ, पॉइंट करने वाली बात यह है या नोट करने वाली बात यह है कि आप लोग इस पीडीएफ को 9523779253 पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। खैर, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1970 के दशक में वे क्षेत्रीय शक्ति के उद्भव का वर्णन कीजिए, अथवा 1970 के दशक में राज्य राजनीति में क्षेत्रीय शक्तियों के उद्गम पर एक लेख लिखिए। 1980 के दशक में राज्य राजनीति का उल्लेख कीजिए। 1980 के दशक में भारत में राज्यों की राजनीति के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए। फिर 1970-80 के दशक में राज्य में दलीय व्यवस्थाओं की विशेषताओं की चर्चा कीजिए या वर्णन कीजिए। 1990 के दशक में भारत की दलीय व्यवस्था कैसी थी, चर्चा कीजिए। ये समझ गए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगला एक क्वेश्चन और है, नेहरूवादी युग के दौरान नेतृत्व पर प्रकाश
डालिए। तो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन अभी मैंने बोले हैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर एक ही लिखना और इसको काट नहीं सकेगा कोई, एकदम सटीक आंसर है। और चलिए अब सीधे सीधे आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पर बात की गई है कि 1950 से 1990 या फिर 1950 से अभी तक में 2022 तक में जो राजनीति में चेंजेज आए हैं उसी को बताना है। यही चर्चा मेन रूप से की जा रही है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन को तोड़ दिया है, चूंकि बुक में आपके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए गए, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को अलग अलग कर दिए है। तो खैर मुद्दा जो है ना वो यही है कि 1950 से 90 की राजनीति के बारे में बताइए या फिर 1950 से 2022 की राजनीति के बारे में बताइए। अब कोई भी बंदा अगर राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है या पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखता है तो वो इन सभी बातों को आंसर कर सकता है। अब राजनीति क्या है यह भी एक पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर राजनीति नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सार्वजनिक हितों के आड़ में निजी हितों की पुष्टि राजनीति है, या फिर कोई भी प्रश्न जो हमारे मन में उठता है वो राजनीति है। सामान्य तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं, या अभी के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि सार्वजनिक हितों के आड़ में निजी हितों की पुष्टि। जैसे कि अभी आज का एक मैटर अभी चल रहा है आप लोगों को, मनीष सिसोदिया जी का, जो कि अभी एक आबकारी नीति घोटाले में पकड़ाए हैं, मतलब सीबीआई जांच उन पे चल रही है। तो यह भी एक तरह से राजनीति है। सार्वजनिक हित ये था कि वो नई शराब नीति लेकर आए थे और उनका कहना था कि इससे दिल्ली के लोगों का भला होगा, लेकिन शायद ऐसी रिपोर्ट्स कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कह रही है, या ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक हितों की पुष्टि तो की, साथ में अपने खुद के हितों की भी पुष्टि कर ली है। तो यही राजनीति है। खैर राजनीति के बारे में हम कभी विस्तार से बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि राजनीति की जो पूरी की बुक ही पड़ी हुई है, पूरी बुक ही पड़ी हुई है डिस्कशन करने के लिए। बीपीएससी 131 में भी डिस्कशन करने के लिए राजनीति है, बीपीएससी 132 में भी है, 133 134 सब में। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो है कि 1950 से 90 के बीच में राजनीति में परिवर्तन, या फिर 1950 से 2022 तक में राजनीति में क्या परिवर्तन हुए उसको डिस्क्राइब करना। तो सीधे उस पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक भारत में संसदीय और राष्ट्रपति आधारित लोकतंत्र राजनीतिक पार्टियों की उपस्थिति में ही काम कर सकते हैं। संविधान के अनुसार भारत का ढांचा अर्ध संघीय है और सरकार का प्रारूप संसदीय है। भारतीय समाज की विविधता भरी प्रकृति और इसके सामने आने वाली समस्याओं की पेचीदगी ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कई पार्टियों को जन्म दिया है। आज़ादी के बीच 5 से अधिक दशकों तक मामूली वैचारिक अंतर वाली कई राजनीतिक पार्टियां आई। यदि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्रीय आंदोलन मान लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें विभिन्न हितों, वर्गों, समुदायों और जातियों का प्रतिनिधित्व था। लेकिन आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य भारत की आज़ादी को हासिल करना था। जैसे ही वह उद्देश्य पूरा हुआ, कांग्रेस ने केंद्र तथा राज्य में जवाबदेह सरकार चलाने की चुनौती स्वीकार करने के लिए खुद को राजनीतिक पार्टी में बदल लिया। तो ये पहला जो स्टांजा है ना वो कुछ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो अभी वर्तमान में जो भारत का जो ढांचा है वो अर्ध संघीय है। इसमें सरकार का स्वरूप जो है वो संसदीय है, और साथ ही सरकार जो है ना वो 2 भागों में बटी हुई है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। इसीलिए हम इसे अर्ध संघीय कह सकते हैं या कई राज्यों का अविनाशी संघ कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो भारतीय समाज है ना इसके बारे में बताया जा रहा है कि भारतीय समाज जो है ना कई स्तरों में बटा हुआ है। इसमें विविधताएं कई हैं, और इन विविधताओं को साधने के लिए भारतीय समाज या फिर भारत के अंदर कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, या फिर स्थानीय स्तर की पार्टियां हैं। और आज़ादी के बाद अभी 5 से अधिक दशक तक बीत चुके हैं, मतलब आज़ादी के 50 साल से ज़्यादा, या भी कह लें कि 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हमारे सामने बन करके आई हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मामूली विचारों का अंतर है। आई बात समझ में? और यदि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, जो कि आज़ाद या गुलाम भारत की बात कर ले, जो भी आप कह लें, तो वो जो कांग्रेस है वो गुलाम भारत या फिर आज़ाद भारत की सर्वप्रथम पार्टी थी। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आई थी, मतलब आज़ादी से पूर्व, तो उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत को आज़ाद कराना। क्या कराना? तो भारत को आज़ाद कराना, वो भी अंग्रेजों के चंगुल से। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तब फिर भारत में जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने अपने आप को एक विशेष तौर पर राजनीतिक पार्टी में बदल लिया, और फिर इसने केंद्र और राज्यों में अपने अपने स्तर से क्या करना स्टार्ट कर दिया, तो सरकारों को चलाना स्टार्ट कर दिया। अब अगले लाइन की बात करते हैं। भारत में तमाम सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे कुछ करिश्माई नेताओं के कारण
केंद्र में स्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा, जिसमें इन नेताओं को लाल बहादुर शास्त्री का कामराज चौहान जैसे निस्वार्थी नेताओं का भी सहारा मिला। अब ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व गिनती के ही हैं, लेकिन अक्षम व्यक्ति खूब हैं जिन्हें पेशेवर राजनेताओं का सहारा मिल रहा है। तो खैर ये जो स्टांजा है ये बहुत बड़ी बात कह रहा है। चूंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो केंद्र में सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो या फिर आपको लाल बहादुर शास्त्री की हो या फिर राजेंद्र प्रसाद की हो या फिर आपको सरदार पटेल की हो, तो उन सभी की जो सरकारें थी वो स्थिर थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अलावा कोई अन्य पार्टी था नहीं, कोई अन्य पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। तो इन सभी जो बड़े बड़े महान ये राजनेता थे इनकी सरकारें स्थिर रहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि थोड़े बहुत चेंजेस आते गए और फिर सरकार की अस्थिरता बढ़ती गई और कांग्रेस का पतन होता गया। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तकरीबन 16 वर्ष तक चले जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में केंद्र तथा कई राज्यों में कांग्रेस का एक छत्र राज्य था। जैसा कि मैं पहले ही अभी बता चुका हूं कि जब भारत आज़ाद हुई थी या भारत को आज़ादी मिली थी, भारत आज़ाद हुआ था और भारत को आज़ादी मिली थी, तो वो जो दशक था वो था 1950 का 1940 से 50 का दशक था। 1947 में आज़ादी मिली थी और उस समय एकमात्र जो पार्टी अस्तित्व में थी वह थी कांग्रेस। क्या थी? तो कांग्रेस जो है ये 1950, 60, 70 तक अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रही, क्योंकि उस समय कोई अन्य पार्टी का राज था नहीं। इस वजह से 16 साल तक जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में या जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में केंद्र पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और साथ ही कई राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। जो कि नेहरू को करिश्माई नेतृत्व का व्यक्ति माना जाता था और नेहरू के करिश्माई व्यक्तित्व और देश विदेश में लोगों को आकर्षित करने की उनकी चुंबकीय क्षमता ने भारत को राजनीतिक हलकों में ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जिससे दूसरों को ईर्ष्या होती थी। नेहरू का निधन जनता और कांग्रेस पार्टी के लिए एक धक्का था। तो ऐसी बात है कि नेहरू जो थे वो कुल मिलाकर 16 वर्षों तक केंद्र में सरकार में रहे थे और प्रधानमंत्री के पद पर तैनात रहे थे। तो इनकी जो विदेश नीति थी ये लोगों को खींचते हुए, मतलब दूसरे देशों को अपनी ओर खींच रही थी, क्योंकि भारत तुरंत ही आज़ाद हुआ था। तो भारत की जो प्राथमिकता थी, जो भारत की पहली प्राथमिकता थी वो ये थी कि विदेशों से संबंध अच्छे किया जाए और जो गरीबी है भारत की उसको दूर किया जाए। तो इस काम को बखूबी कौन कर रहे थे? तो ये कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जैसे ही ये नेहरू जी मर जाते हैं वैसे ही कांग्रेस पार्टी को एक धक्का लगता है। उस वक्त पैदा हुए शून्य को उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने काफी हद तक भर दिया, लेकिन उनके कार्यकाल में ही कांग्रेस के पतन की प्रक्रिया शुरू हुई और अंत में उनके समय में ही पार्टी टूट गई। कांग्रेस पार्टी के विघटन से एक पार्टी की प्रधानता वाली प्रणाली खत्म हो गई और कुकुरमुत्तों की तरह राजनीतिक पार्टियों के उगने का दौर शुरू हो गया। भारतीय राजनीति में सरकारों के ढांचे तथा कामकाज के नए आयाम देने वाले बहुदलीय व्यवस्था का उद्भव शुरू हो गया। तो ऐसा है कि जैसे ही नेहरू जी मरे उसका स्थान किसने ले लिया? तो उनकी पुत्री इंदिरा गांधी जी ने उनका स्थान तो ले लिया। काफी हद तक इंदिरा गांधी जी ने अच्छा कार्य भी किया, लेकिन जो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था उसी कार्यकाल में कांग्रेस के पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई या कांग्रेस के विघटन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और कांग्रेस जो है वो टूटती गई। और कांग्रेस पार्टी के जो विघटन हुए उसी के वजह से जो है ना एक दलीय प्रणाली जो थी, एक दलीय पार्टी प्रणाली जो भारत में स्थिति में थी वो भी खत्म हो गई और कुकुरमुत्तों की तरह कई राजनीतिक पार्टियां जो है वो उगने लगी, मतलब कई राजनीतिक पार्टियां प्रादुर्भाव में आने लगी और यहीं से स्टार्ट होती है बहुदलीय पार्टी व्यवस्था या फिर बहुदलीय व्यवस्था। और यहीं से हम कह सकते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था का दौर आया। हमारे संविधान निर्माताओं ने कैबिनेट सरकार वाले संसदीय लोकतंत्र या ब्रिटिश मॉडल सोच समझकर अपनाया था, क्योंकि सामुदायिक सामूहिक जिम्मेदारी के विचार के कारण वो भारत के लिए सबसे अनुकूल था। लोकतंत्र व्यवस्था में गठबंधन बहुदलीय व्यवस्था की अनिवार्य शर्तों का सीधा परिणाम था। यह बहुदलीय सरकार में अल्पमत वाली कई पार्टियां सरकार चलाने के लिए हाथ मिला लेती हैं, जो एक दलीय व्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र में संभव नहीं होता। गठबंधन की सरकार तब बनती है जब सदन में कोई राजनीतिक पार्टी अपने मोटे मतभेदों को दूर रखकर साझा मंच पर हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाती है और सदन में बहुमत जुटा लेती है, असहमति के बावजूद इसमें हैरतअंगेज तालमेल होता है। तो ऐसा है भैया कि जब ये बहुदलीय व्यवस्था का उद्भव स्टार्ट हो गया तो उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन क्या था कि कांग्रेस प्रणाली टूट रही थी और जो भारत में इतनी विविधता थी इसको साधना आसान नहीं था। तो अब चूंकि कांग्रेस एक समय एक छत्र राज्य कर रही थी, लेकिन अचानक से कांग्रेस टूट गया, तो इसका मतलब है कि अब कांग्रेस को भी एक तरह से बहुमत प्राप्त करना
असंभव सा लग रहा था। कांग्रेस भी बहुमत प्राप्त नहीं कर पा रही थी, और चूंकि कई राजकीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कुकुरमुत्तों की तरह पनप रही थी, तो अब चूंकि सरकार बनाने की महत्वाकांक्षा हर पार्टी की होती है, तो अब हर पार्टी चाहे ही उनमें कितने भी मतभेद हो, अगर अल्प मत में थी तो वो बहुमत लाने के लिए साथ में आ जाती थी, कई पार्टियां मिल जाती थी और फिर साझे मंच पर आकर के सरकार बनाने की तैयारी करती थी। तो ये कब स्टार्टिंग होती है, तो ये आपको स्टार्टिंग होती है 1960-70 के दशक से। 1960 से 1970 के बीच में ये खेल स्टार्ट हो जाता है बहुदलीय प्रणाली का। और आप इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस व्यवस्था का पतन कैसे हुआ, तब भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेहरू जी के पतन के बाद, जब से इंदिरा गांधी अस्तित्व में आई, तब से कांग्रेस के पतन की शुरुआत हो गई थी। और उसके बाद जो बातें अभी मैं कहूँगा उसको आप ऐड कर सकते हैं उसमें। अब देखिए, गठबंधन के लिए जो है ना, अंग्रेजी शब्द कोलिएशन जो है वो लिया गया है। मतलब गठबंधन के लिए अंग्रेजी शब्द क्या लिया जाता है, कोलिजन। कोलिजन, हाँ कोलिजन कह सकते हैं। और यह लेटिन से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है साथ चलना या बढ़ना। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इस व्याख्या के मुताबिक कोलिजन का अर्थ होता है किसी एक निकाय या गठबंधन में बंधना या एकजुट हो जाना। तो ये अब आप लोग समझ गए गठबंधन का क्या मतलब होता है, एक निकाय में बंधना या गठबंधन में बंधना या एकजुट हो जाना। इससे पता लगता है कि विभिन्न अंग या निकाय मिलकर कोई एक संस्था बना रहे हैं। मतलब कोई भी विभिन्न अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, और ये आपस में मिलकर एक संस्था बना रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस। फिर उसके बाद आपको जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो, जैसे कि बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में कांग्रेस, उसके बाद राजद, उसके बाद जदयू, इन सब ने मिलकर अभी सरकार बनाई हुई है। मतलब ये सभी निकाय अलग अलग हैं, लेकिन सब ने मिलकर एक संस्था बना ली और बिहार पर शासन कर रहे हैं। तो राजनीतिक अर्थ में अगर इसका इस्तेमाल की बात करें, तो हम इसके इस्तेमाल के लिए राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच बने अस्थायी गठबंधन के लिए किया जाता है। मतलब अगर राजनीतिक अर्थ में इस शब्द का इस्तेमाल करें हम गठबंधन का, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच बना एक अस्थायी गठबंधन। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में प्रोफेसर आगे कहते हैं, गठबंधन ऐसी सहकारी व्यवस्था है जिसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियां या ऐसी पार्टियों के सभी सदस्य सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। इस तरह गठबंधन अभी तक एकदम अलग रही और या दुश्मन की तरह रही। दो या दो अधिक पार्टियों के बीच गठजोड़ होता है, जिसे प्रशासन चलाने तथा राजनीतिक विभाग या पद आपस में बांटने के लिए बनाया जाता है। जैसे ऐसा है भैया कि गठबंधन एक ऐसी सहकारी संस्था है जिसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलती है, चाहे उसके विचार कुछ भी हो, और चाहे ही गठबंधन में जो अलग अलग पार्टियां हैं वो दुश्मन रही हो, दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही हो, लेकिन वो गठजोड़ कर लेते हैं ताकि वो प्रशासन चलाए और फिर राजनीतिक विभाग या पद को आपस में बांट सके। जैसे बिहार की ही बात कर लेते हैं, बिहार सबसे अच्छा उदाहरण है। राजद और जदयू, ये दोनों आपस में विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियां हैं, लेकिन सत्ता हथियाने के लिए इन लोगों ने भी गठबंधन कर रखा है। खैर, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बस बताने के लिए ये सारी बातें कह रहा हूं। संसदीय लोकतंत्र में गठबंधन आमतौर पर राजनीतिक बाध्यताओं का ही नतीजा होते हैं। जो संसदीय लोकतंत्र, उसमें गठबंधन क्यों होता है? राजनीतिक बाध्यता की वजह से। राजनीतिक बाध्यता ये नस्ली, सांप्रदायिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक टकराव का परिणाम हो सकती है। जो राजनीतिक बाध्यता है वो किसका परिणाम हो सकती है? तो नस्ली, सांप्रदायिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक अथवा राजनीतिक टकराव का परिणाम हो सकती है। जैसे कि कोई पार्टी अगर अल्पमत में आ गई, तो इसका मतलब है कि पार्टी के साथ कुछ ना कुछ समस्या रही होगी, चाहे सांप्रदायिक तौर पर हो, धार्मिक तौर पर हो, या फिर किसी अन्य तौर पर हो। तो फिर क्या होता है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे पार्टी से गठबंधन कर लेती है। या फिर आप ये देख लीजिए कि राजनीतिक टकराव जो है वो कई पार्टियों में चलता रहता है, लेकिन फिर भी वो गठबंधन किए रहते हैं। यही है, आपत्ति स्थिति के कारण भी गठबंधन बन सकता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि सरकार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो फिर गठबंधन सरकार का गठन हो जाता है। गठबंधन सरकार की नीतियां उसमें शामिल पार्टियों द्वारा बनाई जाती है और गठबंधन का नेता उन्हें अंतिम रूप भर देता है। मतलब गठबंधन सरकार की जो नीति होती है, दरअसल उस नीतियों का जो एक पूरा का पूरा ग्राफ है या पूरा का पूरा जो मसौदा है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो उस गठबंधन में शामिल पार्टियों के द्वारा। और गठबंधन का जो नेता होता है वो केवल और केवल उसमें मुहर
कर देता है। टकराव भरी गठबंधन की राजनीति में हर एक पार्टी दूसरे पार्टी का विरोध करती है और अधिक से अधिक मंत्री पद अपने कब्जे में लेने का प्रयास करती है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी टकराव भरे गठबंधन की स्थिति बनती है और हर राजनीतिक पार्टी जो कि गठबंधन में होती है वो सोचती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पद मिले। जैसे कि अभी राजद और जदयू का गठबंधन है, इसमें 11 पद मिला है जदयू को और 16 मिला है, 16 मंत्री पद मिला है शायद आरजेडी को। तो इन दोनों में क्या थी, एक होड़ थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पद लेंगे। 1990 के दशक में राजनीतिक संवाद और आर्थिक उदारीकरण के मामले भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं उनका महत्वपूर्ण पहलू 1989 से नई दिल्ली में मौजूद गठबंधन सरकारें और अल्पमत सरकारें भी है। तो ऐसा है भैया कि 1990 के दशक मतलब 1919 के बाद से जो हमें राजनीतिक संवाद देखने को मिला है या फिर आर्थिक उदारीकरण भारत में देखने को मिला है, उसके पीछे का रीजन है 1989 से नई दिल्ली में मौजूद गठबंधन या अल्पमत की सरकारें। मतलब 1989 से पहले कुछ समय तक जो कांग्रेस थी वो बहुमत में थी, लेकिन उसके बाद वो अल्पमत में आ गई क्योंकि वो पार्टी टूटती चली गई और जो क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिल रहा था भारत में जो विविधता थी उसको साधना केंद्र में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जो मैक्सिमम सरकारें बन रही थी 1989 के बाद या 1989 से, वो तो या तो गठबंधन से बन रही थी या फिर अल्पमत में बन रही थी। मतलब गठबंधन से कई पार्टियां साथ में आ जाती थी, एक या दो पार्टियां, और कभी कभी अल्पमत सरकार होती थी। मतलब जैसे कि टोटल मान लेते 271 या 272 जो भी आंकड़ा हो वो चाहिए बहुमत प्राप्त करने के लिए, और किसी को 273 मिला तो इसे हम अल्पमत की सरकार ही कहेंगे क्योंकि बस एक सीट ज़्यादा है बहुमत से। और अगर ये एक सीट कभी भी लुढ़क गया तो इसका मतलब है सरकार अल्पमत में आएगी और सरकार गिर जाएगी। तो हमारे देश में जो 1990 के दशक से जो राजनीतिक संघवाद का स्वरूप देखने को मिला या फिर आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप देखने को मिला, उसके पीछे के जिम्मेदार कारक क्या है? तो 1989 से नई दिल्ली मतलब केंद्र में मौजूद गठबंधन की सरकार और अल्पमत की सरकार। 1989 तक कांग्रेस के लंबे प्रभुत्व के बाद केंद्र में गठबंधन और अल्पमत की सरकारें दिखी। हालांकि केंद्र में गठबंधन सरकारें बनना 1989 में शुरू हो गया था और उसके बाद से ही जारी रहा है, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी 1977-79 भी एक तरह से गठबंधन ही थी। तो ऐसा है कि 1989 के बाद से मूल रूप से गठबंधन सरकार जो है वो अस्तित्व में आई, लेकिन 1977-79 में एक पार्टी सरकार में थी जिसका नाम था जनता पार्टी, और यह भी एक तरह से गठबंधन में ही थी और ये मूल रूप से शासन कर रही थी, लेकिन इसको पीछे से कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, वो भी इंदिरा गांधी जी के समझ से सानिध्य में। 1989 और 90 के दशक में कई अस्थिर गठबंधन और अल्पमत सरकारें दिखी। मतलब 1989 से जब 99 का दशक आया, इसमें कई सरकारें बनी जो कि अस्थिर गठबंधन की सरकारें थी, बनती थी, टूटती थी, या फिर अल्पमत की सरकारें थी, आज बनी और कल खत्म हो गया, एक के बाद एक आती रही। भारत में गठबंधन और अल्पमत सरकारें संसदीय व्यवस्था की उस नाकामी का नतीजा है जिसके तहत वह सरकार बनाने के लिए निचले सदन में पूर्ण बहुमत हासिल करने के पैमाने पर खरी नहीं उतर पाती है। तो यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जो भारत में जो ये अल्पमत सरकारें और ये जो गठबंधन सरकारें आती थी, इसके पीछे क्या है? तो संसदीय व्यवस्था की नाकामी है, और संसदीय व्यवस्था की नाकामी के होने की वजह से ये सारी जो है अल्पमत सरकारें आती थी और ये पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी। 1989 कहाँ चला गया अभी मेरा पेन? हाँ, मिल गया। 1989 के बाद से कोई भी पार्टी सदन में बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। मतलब 1989 सोच लीजिए कितना लंबा समय है। इसके बाद से कोई भी सरकार 2014 तक बहुमत से सरकार नहीं बना पाई, या फिर कोई भी पार्टी बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इसने अकेले दम पर 282 सीटें जीती और 2014 के चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन है, राजग जिसे हम एनडीए कहते हैं, राष्ट्रीय घटक दल, उसने 336 सीटें जीती और इस तरह से उसने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, मतलब 2014 में। और यहाँ पर काफी लंबे समय के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार किसमें आई? तो केंद्र में आई। भारतीय समाज पहचान और उप पहचान के आधार पर सामाजिक विघटन की दिशा बढ़ रहा है और सामाजिक पहचानों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में भागीदारी के उद्देश्य से कई पार्टियां बनाई गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि समाज के विघटन की यह प्रक्रिया राजनीतिक पार्टियों के विघटन और नई पार्टियों के उदय की प्रक्रिया को भी तेज कर रहा है। तो ऐसा है कि जो भारतीय समाज जो कि विविधताओं से भरा हुआ है, तो यहाँ पर पहचान और उप पहचान की राजनीति चलती है और इसी पहचान को बनाए रखने के लिए रोज नए नए पार्टियों का उदय हो रहा है और कई पुरानी पार्टियां हैं उसका मतलब हास्य हो रहा है, वो बर्बाद हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आप सपा
सपा जो पार्टी थी, नहीं सॉरी सपा नहीं, बसपा, बसपा जो पार्टी थी, जो मायावती की पार्टी है, तो मायावती की जो ये पार्टी है, दरअसल ये दलितों को एक मुद्दा बनाकर, दलितों को समाज में पहचान दिलाने के लिए ये जो है एक पार्टी के रूप में आई थी। मतलब ये जो ये बसपा जो पार्टी है, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपको मायावती जी के द्वारा, और ये क्या चाहती थी? तो दलितों को समाज में सम्मान मिले। तो इसी पहचान को आधार बनाकर सपा जो बसपा जो पार्टी है, ये अस्तित्व में आई थी, और कुछ समय तक ये बहुत अच्छे तरीके से अस्तित्व में रही। इसने यूपी के अंदर आपको सरकार भी बनाई, लेकिन बाद में इसकी अभी बहुत बुरी स्थिति है। तो मतलब मेरा कहना ये है कि कई पार्टियां बन रही हैं, और कई पार्टियां जो है वो खत्म हो रही है, मतलब विघटित हो रही है। जैसे कि आप ये एक देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की ही बात कर लीजिए। ये आम आदमी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, ये ऑलमोस्ट यही 10 साल या 5 साल में ये एकदम सरकार में आई हुई एक पार्टी है, और अभी बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब कि एक तरह से ग्रोथ कर रही है दिल्ली के अंदर। एक तरह से केजरीवाल मॉडल कह के भी अब इसको मतलब परिभाषित किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। तो केजरीवाल मॉडल के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? तो ये जो पार्टी अस्तित्व में आई थी वो ये पार्टी ये कहकर अस्तित्व में आई थी कि ये भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। तो क्या है, यह भी एक तरह की पहचान है। लेकिन अभी मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये दरअसल किस बात से अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी कि भैया हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। लेकिन इसके जो नेता लोग हैं, यहाँ तक कि खुद उप मुख्यमंत्री जो है वो खुद अभी भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई जांच में फंसे पड़े हैं। तो खैर जो भी हो, अब आगे आते हैं। यह कारण ही नहीं था कि 1999 से 2004 तक भाजपा नित राजग में 24 पार्टियां और समूह थे, तथा आंध्र प्रदेश के तेदेपा जैसी विशुद्ध क्षेत्रीय पार्टी बाहर से उसका समर्थन कर रही थी। साथ ही लोकसभा चुनाव में 45 पार्टियां और समूहों ने हिस्सा लिया था। तो जो 1999 और से 2004 की जो सरकार थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आप कह सकते हैं, उस समय भाजपा जो राजग जो था, एनडीए जो था, उसमें टोटल 24 पार्टी थे, टोटल 24 पार्टी थे। और साथ ही आंध्र प्रदेश की एक तेदपा जो कि एकदम क्षेत्रीय पार्टी थी, उसने भी इसके अंदर समर्थन कर रखा था। तो जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कुल मिलाकर 45 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। तो आप देखिए कितने सारे पार्टी मतलब बने, कितने सारे पार्टियों का विघटन हुआ, और साथ में कितनी सारी जो पार्टियां थी वो क्षेत्रीय पहचान को आधार बनाकर बाहर आ रही थी। कुछ कुछ दलितों के उत्थान की बात कर रहे थे, कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के नई नई पार्टियां बनाई जा रहे थे। क्षेत्रीय राजनीतिक दल और गठबंधन की राजनीति ने राजनीति के अपराधीकरण को भी तेज किया है। तो ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है दोस्तों, और जो गठबंधन की राजनीति है, इसने राजनीति के अपराधीकरण को भी तेज किया है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल पार्टियों की संख्या बढ़ने से आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को चुनावी राजनीति में और उनके जरिए प्रतिनिधि संस्थाओं में प्रवेश की समस्या बढ़ गई है। गठबंधन की राजनीति ने राजनीति व्यवस्था की साख को दांव पर लगाकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान दी है। आज कई ऐसे नेता हैं जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आपको क्या कहते हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो नए नए कुकुरमुत्तों की तरह उभर कर आए, तो ये जो है कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर उभर करके आए थे। और चूंकि सरकारें जो राष्ट्रीय स्तर की सरकारें थी वो अल्पमत में थी, तो क्षेत्र में या किसी छोटे राज्य में या बड़े राज्य में सरकार बनाने के लिए गठबंधन आवश्यक था। और गठबंधन जो आवश्यक होने की वजह से या गठबंधन होने की वजह से राजनीति का अपराधीकरण हो गया। मतलब राजकीय पार्टियां थी, जो छोटी मोटी जो राज्य स्तर की पार्टियां थी या अभी भी हैं, उनका क्या मोटो होता है कि वो जो है ना राज्य के छोटे मोटे मुद्दों को पकड़ती हैं और उसके आधार पर वो सरकार बनाने की कोशिश करती है, और साथ ही वो अपराधीकरण को भी बढ़ावा देती है। मतलब कोई क्षेत्रीय पार्टी को अगर चैलेंज करता है या फिर उसके कोई खिलाफ जाता है तो पार्टियां उसको मरवा देती है। या फिर चूंकि पार्टियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो हर पार्टी का जो नेता है या हर पार्टी का जो मेंबर है वो चाहता है कि हर पार्टी मेरे पार्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़े, फिर चाहे उसका आपराधिक इतिहास कुछ भी हो। तो आज के दौर में कई ऐसे नेता हैं जो कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जो है ना आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अभी रिसेंट में मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिहार के ही हैं, मोकामा के विधायक आरजेडी से बने थे, आनंद सिंह नाम है शायद उनका, हाँ आनंद सिंह हो या कुछ भी हो, लेकिन आनंद उसका एग्जैक्ट नाम है और सरनेम जो भी हो। तो वो आरजेडी से इस बार विधायक बने थे, उसके खिलाफ
मुकदमे चल रहे हैं और इस बार उनको जेल की सजा हुई है, कारावास की सजा हुई है और उसकी वजह से उनकी विधायकी भी चली गई है। हालांकि वो जेल में रहने के बावजूद भी इधर रिसेंट में बेगूसराय में किसी आरजेडी नेता के कार्यक्रम में देखे गए थे और इस वजह से भी बिहार में काफी हो हंगामा चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय गठबंधन की वजह से राजनीतिक अपराधीकरण हुआ, साथ ही कई ऐसे नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ जिसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे हैं और वो अपने तरफ से जो मन चाहे वो कर लेते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की मदद से गठबंधन की राजनीति ने समूचे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार का रोग फैलाने का काम किया। तो वो मैंने बता दिया क्षेत्रीय गठबंधन की राजनीति ने कैसे भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया। जैसे कि अभी आप ये देख लीजिए, बिहार में ही कैसे तख्ता पलट हो गया अचानक से, कैसे दो विरोधी पार्टियां साथ में आ गई। अब ये पार्टियां क्या करेंगी नहीं करेंगी कौन जानता है। खैर आशा करते हैं कि अच्छा ही करेंगे और मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं मेरा काम बस इन्फॉर्मेशन देना है और इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकता हूं। कुछ भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तो वो उसे अन्यथा ना ले। क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपनी संकीर्ण सोच नहीं छोड़ते और इसलिए उनकी दृष्टि भी संकीर्ण ही होती है। ये पार्टियां लोक लुभावन तरीकों से समर्थन हासिल करती है। इस व्यवस्था में सत्ता केंद्रों से राज्यों में आती है। गठबंधन के सभी क्षेत्रीय भागीदारों के मजबूत एजेंडे होते हैं और उनके पास राष्ट्रीय एजेंडा नहीं होता। नतीजा यह होता है कि राज्य मजबूत हो जाते हैं और केंद्र कमजोर हो जाता है। तो भैया ऐसा है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो अपनी संकीर्ण सोच की वजह से अस्तित्व में होते हैं। जैसे कि मैं एक पार्टी की बात कर रहा हूँ, आरजेडी जब अस्तित्व में आई थी तो इसने एक नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। मतलब भूमियार, ब्राह्मण और क्या कहते हैं, राजपूत को साफ करो। मतलब ये कह रही थी कि भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत को साफ करो। मतलब ये इसकी संकीर्ण सोच को दिखाता है। ये जो आरजेडी की ये जो लाइन है ये आरजेडी की संकीर्ण सोच को दिखाता है और साथ ही ये पार्टी जो है ना लोक लुभावन तरीकों से समर्थन हासिल करने में कामयाब होती है। जैसे कि आरजेडी ने क्या किया तो यादव की ओर से काफी समर्थन प्राप्त किया। आज भी आरजेडी को यादव समाज से जितना समर्थन प्राप्त है उतना किसी और समाज से समर्थन प्राप्त नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि चूंकि क्षेत्रीय पार्टी का बोलबाला जैसे आरजेडी का बोलबाला है, जैसे कि फिर जदयू की बात कर लेते हैं, जेडीयू, बिहार में जेडीयू की बात कर लेते हैं। इसके अगर इतिहास को देखें तो हम ये पाते हैं कि जो जेडीयू की जो सामाजिक पकड़ है या जो राज्य के अंदर पकड़ है वो कोयरी और कुर्मी पार्टी में, कोयरी और कुर्मी लोगों में, मतलब कोयरी और कुर्मी लोगों में जितनी फेमस जदयू है उतनी आरजेडी भी नहीं है। तो ऐसा है कि अब चूंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है उसको क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में पता होता है तो इस वजह से वो अपने क्षेत्र में मजबूत हो जाती हैं और फिर उसके बाद लोक लुभावन तरीकों से समर्थन भी हासिल कर लेती है। और जो सत्ता या जो केंद्र में जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां होती है उनके पास कोई स्थानीय मुद्दा होता नहीं है तो वो मजबूर होकर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। और गठबंधन करने के साथ क्या होता है कि जो राज्य की जो राजकीय पार्टियां होती है वो मजबूत हो जाती है जबकि केंद्रीय पार्टियां कमजोर हो जाती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। 1967 से 1977 का दौर एक पार्टी के प्रभुत्व से बहुदलीय राजनीति तक के सफर का गवाह बना। मतलब 1967 से 1977 तक क्या था तो एक दलीय व्यवस्था थी ऑलमोस्ट, क्योंकि कांग्रेस का जो है एक छत्र राज्य था। कैसा राज्य था? एक छत्र। लेकिन 1977 के बाद से एक तरह से द्विदलीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। कहाँ चला गया भाई मेरा पेन? हाँ, कई राज्यों में द्विदलीय व्यवस्था आ गई। हालांकि हर एक राज्य में अलग अलग दो पार्टियां थी। मतलब अब जो 1977 के बाद क्या हुआ कि राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों का विस्तार होने लगा। जो छोटी मोटी पार्टियां थी उनका विस्तार होने लगा तो एक दलीय व्यवस्था टूटने लगी और साथ ही द्विदलीय व्यवस्था का जो प्रभुत्व है वो आ गया। इस परिवर्तन ने 1989 के चुनाव से पार्टी व्यवस्था में नए युग का सूत्रपात किया। 20वीं सदी के अंतिम दशक में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राजनीति में अब निम्न वर्ग का जोर है। क्षेत्र और राज्य आधारित पार्टियों के बढ़ते प्रभाव के साथ यह बदलाव राजनीति में हो रहे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है। जनता के कुल वोटों में इन पार्टियों की हिस्सेदारी बढ़कर 8-9% तक हो चुकी है। पार्टियों की संख्या बढ़ने में दो कारणों का योगदान रहा है। पहला क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत और फिर दूसरा सैद्धांतिक असहमति के बजाय राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लगातार प्रयास। 1999 में जनता दल के टूटने, 1999 में आम चुनाव से एन पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन और 1998 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी की टूट का कारण यही था। तो मूल रूप से क्या है कि जब द्विदलीय व्यवस्था अस्तित्व में आई तो 1989 के बाद फिर से कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का, मतलब चूंकि क्षेत्रीय पार्टियां तो आ ही चुकी थी एक तरह से अस्तित्व में, तो फिर क्या हुआ कि अब
कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आने लगी। और इसके पीछे का क्या रीजन था? इसके पीछे का रीजन था जो भारत के जो निम्न वर्ग थे उसको मुद्दा बनाकर ये पार्टियां अस्तित्व में आ रही थी। मतलब ये पार्टियां छोटे छोटे तबकों के लोगों को पकड़ते थे, जैसे दलित, ओबीसी, इन सभी के मुद्दों को उठाते थे और सोचते थे कि हम किसी तरह एक पार्टी में परिणत हो जाएंगे और सत्ता को हथिया लेंगे। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो राजकीय स्तर की पार्टियां थी ये धीरे धीरे 8 से 9% तक बढ़ चुकी थी और पार्टियों की जो संख्या बढ़ रही थी उस समय में 1989 के दशक में, उसके पीछे दो रीजन था। पहला तो क्षेत्रवाद, क्योंकि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है और कोई भी एक पार्टी के लिए ये संभव नहीं है कि वो इतनी सारी विविधताओं को समेट ले। तो क्षेत्रवाद को मुद्दा बनाकर या क्षेत्रवाद को आधार बनाकर कई क्षेत्रीय पार्टी जो है वो आपको एक तरह से अस्तित्व में आ रही थी और साथ ही उनकी ताकतों में बढ़ावा हो रहा था, उनकी ताकतों में एक तरह से इजाफा हो रहा था, क्योंकि वो एक तो क्षेत्रीय नेताओं को पकड़ते थे, क्षेत्रीय नेताओं को अपने अंदर शामिल करते थे और उन क्षेत्रीय नेताओं का आपराधिक इतिहास होता था, बाहुबल होता था उसमें, तो क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत बढ़ती जाती थी। और फिर क्या होता था कि किसी भी तरह से कोई भी सैद्धांतिक असहमति हो, हर पार्टी चाहती थी कि वो राजनीतिक सत्ता हासिल कर ले। तो इन सभी रीजन्स के वजह से पार्टी की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही थी और इसी का अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जैसे कि 1999 में जनता दल टूटा, साथ ही 1999 में महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा का गठन हो गया। 1998 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तथा बहुजन समाजवादी पार्टी टूट गई और साथ ही कई सारी बहुदलीय व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। प्रतियोगी राजनीति के बढ़ने से पार्टी प्रणाली बदल गई और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच की प्रतिद्वंदिता अब क्षेत्रीय पार्टियों के बीच भी पहुंच गई है। मतलब जो राजनीति में जो चेंजेज हुए उससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय प्रणाली, पहले राष्ट्रीय पार्टियों के बीच जो प्रतियोगिता थी वो तो थी, अब क्षेत्रीय पार्टियों में भी ये प्रतियोगिता पहुंच गई है। 90 के दशक के बाद एक अल्पमत की सरकारें या गठबंधन सरकारें आई। 1989, 90, 1996, 97, 1998 और 1999 और 2004 से 2009 के बीच कई पार्टियों ने गठबंधन सरकारें बनाई। 1989 से 99 के बीच 8 सरकारें बनी। 1989 से 99 मतलब कुल मिलाकर 10 साल में 8 बार सरकारें गठित हुई, वो भी केंद्र में। ये कोई मतलब छोटी बात नहीं है। मतलब कितनी अस्थिर सरकार रही होगी आप समझ सकते हैं। मतलब 5 साल का कार्यकाल भी, पंचवर्षीय योजना भी वो लोग पूरा नहीं कर पाते थे। अब इतनी अस्थिरता से क्या हुआ कि कई छोटी पार्टियों का प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि उनके पास जो नाम मात्र की सीटें थी वो गठबंधन सरकार बनाने के लिए बहुत जरूरी थी। मतलब चूंकि सरकारें जो केंद्रीय स्तर पर थी वो तो अल्पमत में थी, उनके पास पर्याप्त सीटें नहीं थी। अब छोटे पार्टियों के पास अगर 5-10 सीटें ही थी तो चूंकि सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, तो अब इन छोटे पार्टियों के साथ ही केंद्रीय पार्टियां गठबंधन करके सरकार बना लेती थी। 1977 के बाद से गठित 138 राज्य सरकारों में से 40 गठबंधन की थी। मतलब 1977 के बाद जितनी भी सरकारें गठित हुई 1999 के आसपास तक, या 26 महीने के कार्यकाल क्या है, और उनका औसत कार्यकाल 26 महीने से अधिक का नहीं रहा, सॉरी। तो 1977 के बाद जितनी भी सरकारें गठित हुई ऑलमोस्ट 1999 तक के बीच में, तो 138 राज्य सरकारें गठित हुई, उसमें से 40 गठबंधन सरकार थी और गठबंधन सरकार का जो औसत कार्यकाल था वो 26 महीने से अधिक का नहीं रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 1977 के बाद से कई पार्टियां सरकार बनाने के लिए आई, लेकिन वो असली गठबंधन नहीं थे। मतलब 1977 के बाद कई पार्टियां सरकार बनाने के लिए आई, लेकिन वो एक तरह से असली गठबंधन वाले सरकार नहीं थे। मतलब एक तरह से वो साइड से समर्थन दे देते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इंदिरा के समय में क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का विकल्प बनकर उभरी। मतलब इंदिरा की जो नीति थी, इंदिरा गांधी की नीति, इससे जो है ना कई लोग मतलब परेशान थे और कांग्रेस में भी आंतरिक रूप से फूट पड़ गया था। तो अब जो क्षेत्रीय पार्टी थी उनको मौका मिल गया था, क्षेत्रीय पार्टियों को मौका मिल गया था कि वो अपना अस्तित्व और अपना वर्चस्व कायम कर ले। और अंत में 1980 का दशक कांग्रेस पार्टी की बर्बादी का गवाह बना। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जिस कांग्रेस का आरंभ में ज्यादातर देश पर दबदबा था, मतलब कांग्रेस जब आई थी उस समय ये ऑलमोस्ट पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी थी। वह केवल 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में मतदाताओं का भरोसा जीत पाई। मतलब 1980 में केवल 3 राज्यों में ही आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में मतदाताओं का भरोसा जीत पाई। अन्य सभी राज्यों में कांग्रेस समर्थन गवा बैठी और महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई। नेहरू के समय में कांग्रेस की समूची भारतीय राजनीति पर प्रभाव था। नेहरू का प्रभाव
या नेहरू के समय में कांग्रेस का जो प्रभाव था वो पूरे भारतीय राजनीति पर था, लेकिन उनके बाद कांग्रेस ने हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा आधार कमाया, मतलब हिंदी वाले क्षेत्र में या कह ले कि उत्तर भारत के क्षेत्र में कांग्रेस का जो आधार है वो खत्म हो गया। अभी भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक तरह से विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है अपने उत्तर भारत में। कांग्रेस की कमजोरी का असली फायदा क्षेत्रीय पार्टियों ने उठाया, जैसा कि मैंने आपको बताया। बदलती राजनीतिक तस्वीर के बीच एक पार्टी के अनुभव वाली बहुदलीय व्यवस्था के बजाय राजनीतिक बहुलवाद कायम हो गया। अब चूंकि बहुदलीय व्यवस्था जो है सो है, अब उसमें चेंजेज होने के साथ साथ अब राजनीतिक बहुलवाद भी हमें देखने को मिल रहा है। विविधता भरी भारतीय जनता को देखते हुए यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि भारत में विविधता है। क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक स्तर पर आकांक्षाएं जगी, कई प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक विविधता सामने आई, जिसने नस्ली, जाति, धर्म और ऐसे ही अन्य पहलुओं को स्वर दिया। क्षेत्रीय चेतना ने कई राजनीतिक पार्टियों को बढ़ावा दिया। क्षेत्रीय चेतना हर एक राज्य में अलग थी और गठबंधन व्यवस्थाएं इकलौती व्यवस्था थी जिसने क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को आराम से जगह मिल सकती थी। तो मतलब यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भैया जो भी डिफरेंट चीजों को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां या क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आई थी, वो एक तरह से गठबंधन व्यवस्था के लिए जरूरी थी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को ही पता होता था कि कैसे क्षेत्र के अंदर विकास के मुद्दे को उठाना है और कैसे क्षेत्रीय विकास के लिए कार्य करना है। इस वजह से क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को सरकार में आराम से जगह मिल जाती थी। सत्ता साझा करने और राजनीतिक समझौते के लिए राजनीतिक गठबंधन की बाध्यता थी, मतलब सत्ता को साझा करना है तो राजनीतिक गठबंधन करना होगा। उसे मतदाताओं की राजनीतिक चेतना तथा फैसले लेने की परिपक्वता के नए स्तर के रूप में देखा जाना चाहिए। गठबंधनों को राजनीतिक अस्थिरता का कारक मानने के बजाय एक ही पार्टी के दबदबे के खिलाफ मतदाताओं के असंतोष और उसके कारणपन पे रोष, विरोध तथा अतिवाद का संकेत मानना चाहिए। मतलब ऐसा है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो क्यों बनी, उसके पीछे का रीजन ये भी है कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और लोग जो है ना एक पार्टी से परेशान हो गए, एक पार्टी के दबदबे से परेशान हो गए और फिर इससे मतदाताओं में असंतोष पैदा हुआ और इस असंतोष के कारण भी कई क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आ गई। यदि मतदाता सख्त रुख और एकतरफा ताकतों को खारिज कर राजनीतिक सामंजस्य और राजनीतिक पार्टियों की साजिश सत्ता को तरजीह देते हैं तो यह उनकी परिपक्वता की निशानी है। दो या अधिक राजनीतिक पार्टियों से बनी गठबंधन सरकार इन शर्तों को पूरा करने की निशानी है। गठबंधन काल से निकली भारतीय राजनीतिक पार्टियां इतनी परिपक्व या प्रतिबद्ध नहीं हो पाई हैं कि वे संसदीय लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा कर सके। कई राज्य स्तरीय पार्टियां नई है और बचकाना व्यवहार करती है। लोकतंत्र की खातिर सहिष्णुता, समझदारी, सलाह मशवरे और समझौते की भावना उनके भीतर कतई नहीं है। तो ऐसा है भैया कि जो वोटर्स हैं, जो मतदातागण हैं, वो असंतोष के कारण क्षेत्रीय पार्टियों को तरजीह देने लगे। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन तो करती है, लेकिन इसमें अभी भी कोई जो परिपक्वता है वो नहीं देखने को मिलती है इनमें, और फिर इनके जो व्यवहार हैं वो बचकाने होते हैं और फिर यह लोगों के भलाई की बात भी नहीं करती है। गठबंधन 1989 से ही चल रहे हैं, जो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि 2014 के आम चुनाव में भाजपा के बहुमत को छोड़ दे तो कोई भी पार्टी लोकसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। गठबंधन के दौर में बाहर से समर्थन की राजनीति में प्रधानमंत्री के पद लॉटरी जैसा बना दिया पद को। इसके कारण केंद्र में प्रशासन बहुत कमजोर हो गया। तो ऐसा है कि जब 1989 से गठबंधन की सरकार चल रही थी तो हर पार्टी ये सोचता था कि हम सरकार में अगर समर्थन देते हैं तो मेरे पार्टी का कोई भी आदमी जो है प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब एक तरह से 1989 से 2014 के बीच में प्रधानमंत्री पद एक लॉटरी जैसा हो गया था। हर पार्टी का नेता सोचता था कि वो जो है मतलब समर्थन देता है अगर केंद्र में तो वो एक तरह से क्या होगा तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और फिर कहाँ गया वही, हाँ, क्षेत्रीय पार्टियों ने 1989 से ही कांग्रेस और भाजपा जैसी दो पार्टियों में से किसी एक के साथ आकर या लोकसभा में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के मुताबिक गणित बैठाकर राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाई। मतलब कांग्रेस और भाजपा अभी भी भारत के अंदर दो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, और हालांकि कांग्रेस पतन की ओर अग्रसर है लेकिन फिर भी आज भी कांग्रेस बहुत अधिक वर्चस्व भारत में बनाए हुए हैं। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है या तो कांग्रेस के साथ आ जाती है या फिर भाजपा के साथ आ जाती है, या फिर अगर वो ये देखती हैं कि किसके साथ आने से सत्ता में आया जा सकता है तो फिर वो उसके साथ चली जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर ये देख लीजिए कि अभी महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी आपको ये शिवसेना की सरकार है, ठीक है, और शिवसेना जो है यह इससे पहले अभी हालांकि शिवसेना प्लस बीजेपी का गठबंधन है, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भी सरकार चल रही है। इससे पहले गठबंधन था शिवसेना प्लस कांग्रेस,
तो यहाँ ये मुद्दा है कि देखिए, है तो दोनों ही बड़ी पार्टियां, गठबंधन दोनों के साथ हुआ है। तो ऐसा है कि शिवसेना ने ये देखा कि पहले किसके साथ सत्ता में आने किसके साथ गठबंधन करने से सरकार बन सकती है, फिर बाद में उसने ये देखा कि किसके साथ गठबंधन करने से सरकार बन सकती है। पहले जो शिवसेना के जो नेतृत्व करता थे, आपको ये क्या नाम है, उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे को लगा कि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन करेंगे तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। फिर बाद में शिवसेना के पार्टी को एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने से वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। तो यही मुद्दा है दोस्तों, अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह का है, राज्यों के राजनीति के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना कीजिए। राज्यों के राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन कीजिए। राज्यों का विश्लेषण करते हुए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। राज्यों के अध्ययन के सामाजिक पूंजी ढांचा का विश्लेषण कीजिए, या राज्यों के अध्ययन के लिए सामाजिक पूंजी ढांचा पर टिप्पणी कीजिए। ढांचा पर होना चाहिए, यह मिस्टेक हो गया है। राजनीति के व्यवस्थात्मक और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आंसर केवल और केवल एक ही करेंगे आप, और वो आंसर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले जो राज्य राजनीति है उसमें जो आपको जो दृष्टिकोण है उसको मूल रूप से शायद चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है व्यवस्थात्मक, दूसरा है मार्क्सवादी, तीसरा है उत्तर आधुनिकतावादी, चौथा है आपको पूंजीवादी, ठीक है, और पांचवा है आपको संघ निर्माण। खैर 4 नहीं 5 होगा फिर। तो इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट के ही डिस्कशंस यहाँ करूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आपको व्यवस्था विश्लेषण की। तो व्यवहारवादी क्रांति के बाद व्यवस्था विश्लेषण तथा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागमों का क्या है भैया लिखा हुआ, एक सेकंड में इरेज कर देता हूँ। उदय के साथ क्षेत्रीय अध्ययन किए जाने लगे तथा नवोदित राजनीतिक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन किया जाने लगा। 1960 में व्यवस्था उपागम के आधार पर आमंड और कॉलमैन की पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया द्वारा इस फ्रेमवर्क का प्रसार हुआ। इस सिद्धांत के मूल तत्वों में राजनीतिक संस्थाओं की संरचनाएं एवं प्रक्रियाओं, विभिन्न संगठक संरचनाओं, संस्थाओं के बीच आतंकीय, उनके बीच संघर्ष तथा समायोजन का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो व्यवस्था विश्लेषण है दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? 1960 के आसपास से हुई, और इस व्यवस्था उपागम का प्रचार किया गया वो किया गया आमंड और कॉलमैन की पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया के थ्रू। किसके थ्रू? किसके माध्यम से? तो द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया। और इस सिद्धांत के अगर मूल तत्व की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो हम अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं की संरचनाएं कैसी हैं, उसकी प्रक्रियाएं कैसी हैं, उसके विभिन्न घटक कैसे हैं, फिर संस्थाओं के बीच जो क्या कहते हैं एक तरह से समन्वय है वो कैसा है, जो अंतःक्रिया है वो कैसी है, उनके बीच संघर्ष तथा समायोजन का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, तो व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इन्हीं के आधार पर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपनी व्यवस्था को कायम रखती है, मतलब यही व्यवस्था विश्लेषण के आधार पर ही कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपनी व्यवस्था को बनाए रखती है। रजनी कोठारी ने इस फ्रेमवर्क पर भारतीय राजनीतिक अध्ययन किया। उसी काल में अनेक विद्वानों ने क्या है भाई राज्य राजनीति के अध्ययन में इस सैद्धांतिक फ्रेमवर्क का उपयोग किया, जिनमें प्रमुख पॉल ब्रॉस एंड रिचर्ड सीसन ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन किया, परंतु व्यापक रूप से इसका सहारा लेते हुए मायरन वीनर ने स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968 नामक पुस्तक का संपादन किया, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने राज्य की राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामाजिक व्यवस्थाओं, परिवेश, राजनीतिक प्रक्रियाओं की विवेचना तथा राजनीतिक सरकार की उपलब्धियों का विवेचन किया। तो खैर ये इतना लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है ना एक तरह से मूल रूप से ये अध्ययन किया गया कि जो इंडिया में जो स्टेट पॉलिटिक्स है, जो राज्य की राजनीति है वो कैसी है। तो यही व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण है जिसमें कि राज्य राजनीति के अध्ययन को तरजीह दी गई। पूछा गया या बताया गया कि कैसे जो है राज्य की राजनीति का विश्लेषण हो सकता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये बहुत ही सामान्य सा दृष्टिकोण है दोस्तों, और ये हम बीपीएससी 131, बीपीएससी 132, 133, 134 सब में पढ़ चुके हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण केवल और केवल एक ही मूल टॉपिक पर बात करता है, मूल मुद्दे पर बात करता है, और वो ये बात करता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। कोई भी समाज क्या होगा, तो वर्गविहीन होगा, अर्थात कोई भी समाज में कोई राज्य नहीं होगा, क्योंकि राज्य जो है एक तरह से बाधा का कारण बनती है, यह सामान्य लोगों की स्वतंत्रता को छीन लेती है, ऐसा मार्क्सवादी दृष्टिकोण का कहना है।
और वो कहते हैं कि जो राज्य हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो अमीर है वो और अधिक अमीर होगा और जो गरीब है वो और अधिक गरीब होगा। और इससे क्या होगा कि अमीर और गरीब के बीच में एक खाई पड़ती जाएगी, और फिर क्या होगा कि एक पूंजीपति और उद्योगपति वर्ग पैदा हो जाएंगे और एक गरीब और बुर्जुआ वर्ग पैदा हो जाएंगे। यही मार्क्सवादी दृष्टिकोण का कहना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, और ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण। तो रॉबर्ट पुतनम की पुस्तक मेकिंग द डेमोक्रेसी वर्क सिविक ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्न इटली के प्रकाशन के बाद सामाजिक पूंजी की अवधारणा का प्रसार हुआ। इसके अनुसार सार्वजनिक जीवन में सामाजिक कर्ताओं के बीच परस्पर विश्वास, मूल्यों की समानता तथा परस्पर मेल जोल से लोकतंत्र के कार्यकरण बेहतर होता है। इस सैद्धांतिक आधार पर आशुतोष वार्ष्णेय की पुस्तक एथनिक्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविक लाइफ हिंदू मुस्लिम्स इन इंडिया उल्लेखनीय है। वार्ष्णेय ने भारत के 6 शहरों में सांप्रदायिक एथनिक दंगों के अध्ययन के आधार पर कहा कि लोग दंगों पर इसलिए उतर जाते हैं क्योंकि उनके बीच आपसी विश्वास का अभाव तथा मूल्य की विभिन्नता थी। तो देखिए दोस्तों, अगर सामाजिक पूंजी की हम बात करें, मतलब समाज में अगर पूंजी की बात करें तो क्या होगा? व्यवहार होगा, कि किस आदमी का व्यवहार कैसा है, चरित्र, सांप्रदायिकता कैसी है, यही सब तो सामाजिक पूंजी है। समाज की पूंजी क्या है? किसी समाज का व्यवहार कैसा है, किसी समाज का चरित्र कैसा है, किसी समाज में सांप्रदायिकता की क्या भावना है, या फिर किसी समाज में संस्कृति कैसी है, सभ्यता कैसी है। तो इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन जो है हम जिस दृष्टिकोण के माध्यम से करते हैं उसे सामाजिक पूंजीवादी दृष्टिकोण कहते हैं या सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण कहते हैं। और इसके माध्यम से हम राज्य में जो मौजूद जो सामाजिक पूंजी है, जैसे कि राज्य के भीतर के व्यवहार, राज्य के भीतर जो समुदाय हैं उनके चरित्र, जो या फिर जो राज्य के भीतर जो समुदाय हैं उनमें सांप्रदायिकता कैसी है, हम इन सब चीज़ों का अध्ययन सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण के माध्यम से करते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इससे पहले मैं पानी पी लेना चाहूँगा क्योंकि प्यास लग गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ निर्माण की पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। भारतीय संघ का निर्माण कैसे हुआ? भारतीय संघ के भारतीय संघ निर्माण और ऐतिहासिक कारक पर जोर दीजिए। केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख करिए। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, और आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की व्याख्या कीजिए, ये नीचे होगा, ये गलती से ऊपर में मैंने डाल दिया, इसको मैं ठीक कर दूंगा आगे। अब देखिए, भारत जो है भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को क्या कहा है? तो राज्यों का संघ कहा, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा है। मतलब ऐसा है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उसका विनाश नहीं हो सकता, या फिर ये भारत से भाग करके कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए भारत को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया, या फिर भारत खुद भी अपने आप में टूट नहीं सकता। भारत के जो संविधान है उसमें कहीं पर भी संघ शब्द का जो उल्लेख है वो नहीं किया गया। हमारे संविधान का निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं के सम्मुख भारत शासन अधिनियम 1935 का संघात्मक सरकार का मॉडल था। मतलब जो अंग्रेज की तरफ से जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 लाया गया था, इसी को आधार मानकर भारतीय संघ का निर्माण किया गया था 1947 में, और इसी को आधार मानकर भारतीय संविधान की रचना भी की गई थी। और आज भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रावधान है वो आज के हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। संविधान निर्माता इस प्रकार की व्यवस्था अपनाना चाहते थे जो भारतीय परिस्थिति और जनमानस की प्रकृति के अनुकूल हो। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा कि जो व्यवस्था हमारे अनुकूल हो वही श्रेष्ठ है। तो संविधान निर्माता ये चाह रहे थे कि ये जो भारत इतनी बड़ी विविधता लिए हुए है, जो भारत की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए जो जनमानस की प्रकृति के अनुकूल हो वैसी संविधान वैसी संविधान पद्धति को अपनाया जाए, या फिर वैसे भारतीय संघ का निर्माण हो। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो उन्होंने संविधान सभा में कहा भी था कि जो व्यवस्था हमारे अनुकूल हो वही व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे बढ़ते हैं।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऊपर में मैंने गलत बता दिया, शायद संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यों के संघ का वाक्यांश बहुत सोच समझ कर रखा था, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यह दो तथ्यों को इंगित करता था। प्रथम, भारत की संघीय व्यवस्था संगठक इकाइयों के समझौते के फलस्वरूप बनाया गया था, समझौते के फलस्वरूप निर्मित नहीं की गई, अपितु ब्रिटिश शासनकाल के प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। द्वितीय, भारत के संघ में सम्मिलित राज्य सरकार से पृथक नहीं हो सकते। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भारत को राज्यों का संघ कहा। इसके पीछे दो रीजन था। पहला रीजन ये था कि जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किसी समझौते के फलस्वरूप नहीं बनी है या नहीं बनाई जा रही है, अपितु यह ब्रिटिश शासनकाल के जो प्रांत थे और जो देशी रियासत थे उनको मिलाकर बनाई जा रही है। आई बात समझ में। और जो द्वितीय रीजन था, जो दूसरा तथ्य था राज्यों के संघ कहने का, वो ये था कि भारत के जो संघ है भारत के संघ में जो सम्मिलित राज्य है वो अपने इच्छा से भारतीय संघ से पृथक नहीं हो सकती है। और भारतीय संविधान, जो भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से प्रभावित है। और भारतीय संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये गलत लिख दिया गया है यहाँ पर। टोटल 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं अभी। चूंकि मैं आपको एक हिस्ट्री बता देता हूँ, 28 राज्य थे पहले, उसमें जम्मू का एक राज्य जोड़ा गया था, तेलंगाना। कौन सा जोड़ा गया था? तेलंगाना। तो टोटल 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। बाद में इसमें से एक राज्य हट गया, जम्मू कश्मीर, और इसको बना दिया गया क्या? तो केंद्र शासित प्रदेश। और इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया। तो 7 मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना तो 2 भागों में टूटा, तो 7 2 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और 7 में 29 में से एक कम हो गया, तो 28 कितने हो गए? 28 आपको क्या कहते हैं राज्य हो गए, ठीक है। और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि 28 राज्य तो राज्य ही रह गया, और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से जो दमन और क्या कहते हैं क्या था, दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली को एक कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हो गया, तो 28 राज्य और आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 7 नहीं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। मतलब 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। खैर ये तो हमारा मुद्दा नहीं था, हमारा मुद्दा कुछ और ही था। चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। भारत की जो संघीय व्यवस्था प्रणाली है, इसको अपनाने के कारण, तो चूंकि भारत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है और इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा, इस वजह से यहाँ संघीय प्रणाली को अपनाया गया। भूमि, कृषि तथा वन संबंधी प्रांतीय समस्याएं जो है वो स्थानीय सरकार ही हल कर सकती है। इस वजह से भी भारत में संघीय प्रणाली अपनाया गया है और 2 स्तर की सरकारों को बनाया गया, एक केंद्रीय और एक राजकीय स्तर की सरकारों को बनाया गया। देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी संघीय प्रणाली को अपनाना आवश्यक था। भारत में अनेक रीति रिवाज, प्रथाओं और परंपराओं के कारण भी संघीय प्रणाली को अपनाना आवश्यक था, क्योंकि भारत में विविधताएं काफी ज्यादा मौजूद हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। भारत की संघीय व्यवस्था की प्रकृति की बात करते हैं, तो इसके कुछ लक्षण संघात्मक व्यवस्था के हैं, भारत की जो संघीय व्यवस्था है, लेकिन कुछ लक्षण एकात्मक व्यवस्था के हैं और कुछ जो है अर्ध संघ या सौदेबाजी व्यवस्था के हैं। चलिए अभी मैं बताता हूं कैसे कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो अलेक्जेंड्रोविच थे, उनके अनुसार भारत एक सच्चा संघ है, तथापि अन्य संघों की भांति इनमें इसकी अपनी कुछ निराली विशेषताएं हैं। भारत की संघीय व्यवस्था एक अर्ध संघ है, क्वेसी फेडरेशन है। नॉर्मन डी पामर के अनुसार भारतीय गणतंत्र एक संघ है, इसकी अपनी विशेषताएं हैं जिन्होंने संघीय स्वरूप को अपने ढंग से डाला है। अब खैर जो भी हो, ये और भी अनेक यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है उसके 3 स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, एक संघात्मक, दूसरा एकात्मक और तीसरा सहयोगी। तो संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें संविधान को सर्वोच्चता दी गई है। मतलब हालांकि भारत की जो व्यवस्था है वो 2 स्तरों पर विभाजित है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राजकीय स्तर पर, लेकिन फिर भी जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो। लिखित संविधान सबके लिए बराबर हो, चाहे वो क्या कहते हैं सबके लिए बराबर है, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे फिर वो राज्य स्तर पर हो। कठोर और लचीला संविधान, रिजिड और फ्लेक्सिबल है, संविधान कठोर भी है और फिर लचीला भी है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य विधायी संबंध, इससे एक क्वेश्चन भी बन सकता है।
हाँ, ऊपर में जो है ना क्वेश्चन मैंने पूछा था ना आप लोगों से, केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख कीजिए, ऊपर में क्वेश्चन है, तो वो यहाँ पर रहा दोस्तों। तो शक्तियों का विभाजन भी किया गया है और यहीं पर संघात्मक व्यवस्था को दिखाया गया है कि संघ में जो है कैसे शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक संघ सूची है जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें टोटल 99 विषय हैं और इसमें जो विषय हैं वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हवाई मार्ग, सिक्का, टंकन, विदेशी विनिमय, विदेशी ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिकता, जनगणना इत्यादि। दूसरी है राज्य सूची, इसमें टोटल 66 विषय हैं और क्या कहते हैं इसमें जो विषय हैं वो आपको देख लीजिए, शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, नापतौल इत्यादि। सॉरी, ये सब हटा दिया गया है। राज्य सूची में पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सड़कें इत्यादि को जगह दी गई है। समवर्ती सूची है, इस पर कोई भी कानून बना सकता है, या तो केंद्र या तो राज्य, लेकिन जब टकराव की स्थिति पैदा होगी तो फिर उस पर केंद्र सरकार के जो कानून है वही मान्य होंगे। आई होप आप लोग समझ गए। तो ये केंद्र राज्य संबंध आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख कीजिए। केंद्र राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख कीजिए, तो कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, यही आंसर लिखना है जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसी को छाप दीजिएगा। क्या कीजिएगा? छाप दीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। और एक होती है अवशिष्ट शक्ति। जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में कुछ अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त है, परंतु भारत व कनाडा में ऐसी अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है। मतलब अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहां पर जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उस पर कानून राज्य बना सकते हैं, लेकिन भारत व कनाडा में है, कनाडा में जो है अवशिष्ट शक्तियों पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। भारत में कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 250 और अनुच्छेद 252 के अनुसार संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। फिर अब 5वें नंबर की बात करें, संघात्मकता को अगर हमें दिखाना है तो वो होगा न्यायपालिका को सर्वोच्चता। मतलब जो सुप्रीमेसी है ऑफ जजिशरी, यह जो है भारत के संघात्मकता को दिखाता है, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो पूरे देश के लिए सेम है, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, राजकीय स्तर पर हो या फिर केंद्र स्तर पर हो। फिर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, 2 सदन, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में जनता को प्रतिनिधित्व दिया जाता है जबकि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। उसके साथ भारतीय संघीय व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं। फिर 2 प्रकार के कानून भी हमें देखने को मिलती है। केंद्र स्तर पर कुछ अलग कानून मिलते हैं, कभी कभी राज्य स्तर पर भी कानून बनाए जाते हैं और दोनों में सह अस्तित्व होता है। तो यह संघात्मकता को दिखाता है। एकात्मक लक्षण, जैसे एकात्मक लक्षण में सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण। तो केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां, और ये दिखाता है कि भारत में जो है एकात्मकता के लक्षण भी हैं। मतलब राज्य और केंद्र दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन फिर भी केंद्र के पक्ष में ज्यादा शक्तियां अभी भी संविधान में वर्णित हैं। संघ व राज्यों के लिए एक ही संविधान, तो एकात्मकता को दिखा रहा है, क्योंकि संघ और राज्य के पास एक ही संविधान है, दोनों को एक ही संविधान को मानना है, यह भी एकात्मकता को दिखाता है। उसके बाद इकहरी नागरिकता, मतलब चाहे राज्य कोई भी हो, हर राज्य की नागरिकता एक ही होगी और वो होगी भारतीय। भारत में कोई दोहरी नागरिकता है ही नहीं। एकीकृत न्याय व्यवस्था, यह भी एक तरह से एकात्मकता को दिखाता है। जो सुप्रीमेसी है, जो जुडिशियरी है, वो एक है, सिंगल है। फिर संकट काल में जो एकात्मक स्वरूप है, मतलब राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जब भी नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर कर दी जाती है या फिर नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है, राष्ट्रीय आपदा, तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केवल एक जगह होता है और वो होता है केंद्र के पास। जैसे कि इस अभी कोविड आया था, कोविड में नेशनल डिजास्टर एक्ट लागू कर दिया गया था, राष्ट्रीय आपदा एक्ट लागू कर दिया गया था। उसमें अधिकतर जो कानून होते थे वो केंद्र सरकार की ओर से बनाए जाते थे और उस पर राज्य सरकारों का बस नहीं होता था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब फिर सहयोगी संघवाद की बात करते हैं, मतलब इसमें दोनों ही चीजें देखने को मिलती है, केंद्र राज्य के बीच एक अच्छा खासा संबंध देखने को मिलता है। जैसे कि सहयोगी संघवाद में संघ और राज्यों के मध्य प्रतिद्वंदिता के साथ सहयोग, समन्वय और अनुनय पर बल दिया जाता है। मतलब ऐसा है कि केंद्र और राज्य में कितने भी टकराव हों, लेकिन काम दोनों मिलकर साथ में करते हैं ताकि राज्य की जो प्रगति है उसको रफ्तार मिल सके। आई होप आप लोग इसको समझ लेंगे। विशेष परिस्थितियों में संघीय सरकार की स्थिति प्रधान और निर्णायक होती है। मतलब कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि दोनों में टकराव हो जाता है, तो संघीय सरकार की जो स्थिति होती है या फिर संघीय सरकार का जो फैसला होता है वो निर्णायक होता है। राष्ट्र के समूचे धन का प्रयोग सभी क्षेत्रों में समुचित विकास के लिए किया जाता है। मतलब केंद्र में कितना भी पैसा आ जाए तो केंद्र में जितना भी पैसा आएगा उससे केवल एक ही चीज होगा, हर राज्य का जो है बराबर विकास होगा। तो यह भी एक तरह से क्या दिखाता है आपको, एक तरह से सहमति को दिखाता है आपको, एक तरह से क्या कहते हैं, क्या है ऊपर में लिखा हुआ भाई,
संघवाद को दिखाता है, सहयोगी संघवाद को दिखाता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब भारतीय सहयोगी संघवाद को दिखाने क्या कहते हैं, सॉरी, भारतीय जो सहयोगी संघवाद है इसको स्वरूप प्रदान करने के लिए कुछ संवैधानिक संस्थाएं अस्तित्व में है, जैसे कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका क्या उद्देश्य है, पूरे देश का ठीक तरीके से विकास करना। वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि आईएएस आईपीएस की जो सेवाएं होती है, आपको जिसको आप यूपीएससी कह सकते हैं, तो ये सब क्या है, सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देने वाला एक कदम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि पूरे इंडिया भर के यूनिवर्सिटी को पैसे देती है, अनुदान देती है, ताकि वो अच्छी से अच्छी लेवल की पढ़ाई बच्चों को दे सके। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। निष्कर्ष, भारतीय संघवाद की सर्वाधिक उचित व्याख्या यह होगी कि विभिन्न समय में इसके विभिन्न स्वरूप या विभिन्न रूप व्यवहार में देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संघवाद में सबसे अच्छी व्याख्या इसका विभिन्न रूप देखने को मिलता है, कभी संघात्मक, कभी एकात्मक, कभी सहयोगी संघवाद। तो भारत एक प्रकार का संघवाद नहीं वरन अनेक प्रकार का संघवाद का एक अच्छा खासा उदाहरण है। एक ही समय में अलग अलग राज्यों से केंद्र के भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध रहे हैं। कभी इन संबंधों की व्याख्या सहयोगी संघवाद के आधार पर, तो कभी एकात्मक संघवाद के आधार पर, कभी कभी प्रतियोगिता दल व्यवस्था के आधार पर भी की जाती है। तो आई होप अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख कीजिए अथवा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों पर प्रकाश डालिए अथवा राज्य पर केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अभी मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें मेनली जो है ना, आपको तीन चीज़ों की जो व्याख्या है वो करनी है, या फिर यूँ कह ले कि मैं अभी तीन चीज़ों की व्याख्या करूँगा। उसमें से जो दो बातें हैं उसको मैं मेनली डिस्कस करूँगा, क्योंकि एक टॉपिक हम ऊपर में कवर कर चुके हैं और वो टॉपिक है केंद्र राज्य विधायी संबंध। केंद्र राज्य विधायी संबंध। अब पूछेंगे कैसे, तो अभी जस्ट मैंने जो आप लोगों को बताया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और विशिष्ट शक्तियों के बारे में, वही जो है यहाँ पर हमें अभी डिस्कस करना था, लेकिन चूंकि हम पहले ही ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी केंद्र राज्य के संबंधों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रशासनिक संबंध, दूसरा है विधायी संबंध जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, जिसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, और तीसरा है आपको वित्तीय संबंध। तो अभी हमें डिस्कस क्या करना है, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है केंद्र राज्य के बीच संबंध। तो ऐसा है कि केंद्र राज्य के बीच संबंध की बात करें तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि संघवादी राज्य। पहले ही बता चुका हूं मैं, भारतीय संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया। अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया है, और अभी देख लीजिए यहाँ पर भी है केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंध, दूसरा केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, तीसरा केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, जिसमें से कि विधायी संबंधों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं इस प्रश्न के जस्ट ऊपर में। आप लोग याद कीजिए, अभी जस्ट मैंने बताया आपको भारतीय संघ के इतिहास और प्रारूप की व्याख्या कीजिए, तो उसमें मैंने आपको बताया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, और उसमें मैंने आपको केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में बताया है या नहीं। तो आप लोगों को आंसर मिलेगा हाँ मैंने बताया है। खैर चलिए, यहाँ पर एक पिक्चर है, बहुत छोटी सी पिक्चर दिख रही है मेरे को, रुकिए मैं इसको बड़ा करता हूँ इस स्क्रीन को, एक सेकेंड। ये हाँ ये हो चुका है बड़ा, इतना काफी है क्या, एक सेकंड में इसको और थोड़ा सा, चलिए तोड़ के देख लेंगे। खैर यहाँ है ना केंद्र राज्य संबंध, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा सेंटर स्टेट रिलेशन, मोटा कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले परिचय की बात करते हैं, यह एक पिक्चर है, इस पिक्चर के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। परिचय की बात करें तो भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। मतलब जो केंद्र की जो समस्त शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के मध्य में विभाजित है। न्यायिक व्यवस्था के एकात्मक होने के कारण न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। पहले भी हम बता चुके हैं, एकात्मक न्यायिक व्यवस्था है, जो जुडिशरी है, जो जुडिशरी सिस्टम है वो सिंगल है।
केंद्र और राज्यों के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जाता है। ये परिचय है। 3 दृष्टिकोण कौन सा? केंद्र और राज्य के संबंध, विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया, वित्तीय संबंध हो गया। अब चलते हैं सबसे पहले विधायी संबंध की बात करते हैं। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंधों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विधायी संबंध ऊपर में मैंने आप लोगों को बताया था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में इसको डाला गया है, मतलब 7वीं अनुसूची में इसकी व्याख्या की गई है। संघ सूची से संबंधित विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो संसद की विशिष्ट शक्तियों के माध्यम से बनाया जाता है, या फिर हम सीधे कहें कि केंद्र सरकार इस पर जो है कानून बना सकती है। मतलब संघ सूची पर कानून कौन बनाती है? तो केंद्र सरकार। राज्य सूची में जो शामिल जो विषय हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति किसकी है? तो राज्य विधानमंडल की है, मतलब राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। जबकि समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें जो है आपको राज्य विधानमंडल और जो सांसद है या जो केंद्रीय सरकार है दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन टकराव की स्थिति हो तो उस समय में केंद्र सरकार के जो कानून है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी होंगे। अनुच्छेद 248 विधायी संबंध के अंदर एक अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान की बात करता है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, अर्थात केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियों में संसद राज्य सूचियों से संबंधित विषयों पर भी कानून बना सकती है। मतलब राज्य सूची की कुछ विषय हैं, समवर्ती सूची पर तो दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र, लेकिन राज्य सूची के भी कुछ विषय पर संसद कानून बना सकती है। जैसे कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रहित में हो, मतलब कोई ऐसा कानून हो जो कि राष्ट्र के हित में हो, तो राज्यसभा अगर वो प्रस्तावित कर दे तो फिर केंद्र उस पर कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जैसा कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल में आपको बताया, नेशनल डिजास्टर के समय, जैसे कि कोविड के समय में अधिकतर जो कानून थे वो केंद्र सरकार की तरफ से बनाए जा रहे थे। अनुच्छेद 252 के अनुसार राज्य के अनुरोध या उनकी सहमति पर, मतलब कोई राज्य अगर सहमति दे दे कानून बनाने की केंद्र को, तो केंद्र उस पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए केंद्र जो है राज्य सूची के भी विषयों पर काम कर सकता है। फिर राष्ट्रपति शासन अगर लगा रहेगा तो फिर केंद्र जो है वो कानून बना सकता है। अब बात समझ में आई या नहीं आई? आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको इरेज करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर की ओर लिए चलता हूँ। विधायी संबंध से अब नीचे है प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध की बात कर लेते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, इसको थोड़ा और इधर करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। छोटा और बड़ा कर दूं क्या? चलिए एक बार और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। ओ शिट, ये क्या हो गया भाई? ये वाला था ना? हाँ, इतना भी बड़ा नहीं करना था, ये वाला यहाँ पे था, प्रशासनिक संबंध। हाँ, तो इसकी बात कर लेते हैं अब। प्रशासनिक संबंध जो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 63 तक केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। इसके तहत केंद्र की जो कार्यपालक शक्तियां हैं पूरे भारत क्षेत्र में विस्तृत है, तथा राज्य की कार्यपालक शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है। मतलब केंद्र की जो शक्ति है वो पूरे भारत में विकसित है और राज्य की जो शक्तियां हैं वो राज्य के सीमाओं के भीतर विकसित है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में कार्यकारी शक्तियां राज्य में निहित है, जब तक कि कोई संवैधानिक उपबंध या संसद विधि इसे विशिष्ट केंद्र को प्रदत्त न करे। तो मतलब ऐसा है कि प्रशासनिक संबंध में एक तरह से जो सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है या फिर केंद्रों को है वो तो बता ही है, लेकिन समवर्ती सूची पर भी कानून बनाया जा सकता है जब राज्य जो है केंद्र को अथॉरिटी दे दे। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इधर लिए चलता हूं मैं। प्रशासनिक संबंधों को समझ गए आप। अब ऊपर में है आप लोगों को वित्तीय संबंध, पैसे से संबंधित जो संबंध है केंद्र और राज्य का वो कहाँ है। तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 के बीच केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है और इसके अनुसार संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर, राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों तथा समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। मतलब
विषय जो भी है, चाहे अगर केंद्र का विषय है, संघ सूची का विषय है, तो उस पर जो कर है, जो टैक्स है, वो केंद्र सरकार लगा सकती है। या फिर अगर कोई राज्य सूची का विषय है तो उस पर जो टैक्स है वो आपको राज्य सरकार ही लगा सकती है। अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग की अनुशंसा पर संसद को आवश्यकता पड़ने पर राज्य को अनुदान प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब अनुच्छेद 275 के तहत अगर कोई केंद्र या संसद चाहे तो वो राज्य को अनुदान मतलब मदद जो है आर्थिक तौर पर कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था के निर्धारण व बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। मतलब कभी कभी क्या होता है कि पैसे के संबंध में अगर कोई आपको कोई टकराव उत्पन्न हो जाए या फिर पैसे के समुचित बंटवारे के लिए एक व्यवस्था खोजनी पड़े, तो वह व्यवस्था जो है भारत के अंदर मौजूद है और वो व्यवस्था वित्त आयोग के नाम से जानी जाती है। और ये काम क्या करती है, तो भारत में जो पैसा है, जो केंद्र का जो पैसा है या फिर राज्य का जो पैसा है, उन दोनों के बीच में पैसे को बराबर बराबर बांटने का काम करती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे की ओर चलते हैं केंद्र और राज्य के संबंधों में तनाव किस वजह से है। राज्यपाल की नियुक्ति तथा उनकी भूमिका के संदर्भ में, मतलब राज्य जो है ना वो नहीं चाहता है कि राज्यपाल हो, क्योंकि राज्यपाल जो है एक तरह से राज्य के भीतर जो मौजूद जो भी चीजें हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही है, वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है या फिर कभी कभी प्रधानमंत्री को भी रिपोर्ट करता है। और राज्यों को ये पसंद नहीं है कि राज्यपाल की व्यवस्था राज्य में मौजूद हो। राष्ट्रपति शासन जो इसका अत्यधिक अनुचित प्रयोग, हालांकि अभी तक तो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था मतलब मैंने देखी नहीं है, अपने जीते जी तो नहीं देखी है, शायद भारत में एक बार लगा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है या पता नहीं है, ये डेटा मेरा गलत हो सकता है, लेकिन अपने जीते जी मैंने राष्ट्रपति शासन नहीं देखी। तो राष्ट्रपति शासन जो ये व्यवस्था है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कि राज्य पर लगाया जाता है, तो इससे भी राज्यों को दिक्कत है, इससे भी केंद्र राज्य संबंधों में तनाव है। राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती, मतलब कभी कभी क्या होता है कि राज्य में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर दिए जाते हैं, तो यह भी केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का कारण है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपको जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 377 हटाया गया था, 377 ही था, तो ये जब हटाया जा रहा था, मतलब जो विशेष राज्य का जब जम्मू कश्मीर का दर्जा खत्म किया जा रहा था, तो वहां पर 1 साल के लिए केंद्रीय बलों की विशेष तैनाती कर दी गई थी ताकि राज्य में कानून और व्यवस्था बनी रहे। राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव, मतलब क्या होता है कि कभी कभी केंद्र किसी राज्य को ज़्यादा पैसा देती है और किसी को कम देती है, तो इससे भी केंद्र राज्य में संबंध जो है वो खराब होते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS IPS ऑफिसर्स जो हैं, जो केंद्र की ओर से तैयार किए जाते हैं, तो उसका जो है ना उचित बंटवारा, या कि कैसे किस राज्य को कितना मिलेगा, या फिर केंद्र जो है उसको कभी कभी केंद्र मतलब जो राज्य में से IAS IPS ऑफिसर्स को बुलाती है, तो राज्य सरकारें जो है उसे वो देना नहीं चाहती है केंद्र सरकार को, तो यह भी एक तरह के तनाव का कारण है। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का अतिक्रमण, मतलब कभी कभी क्या होता है कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो इस वजह से भी केंद्र राज्य में तनाव पैदा हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब है कि संबंधों में सुधार के प्रयास और सुझाव, मतलब केंद्र राज्य के जो संबंध है उसमें सुधार कैसे हो, इसके लिए कौन से सुझाव दिए गए हैं या फिर प्रयास किए गए हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आपको 1973, सरकारिया आयोग 1983 और पुंछी आयोग 2007। और इसमें से जो सबसे सफल रहा है वो सरकारिया आयोग रहा है। अब आगे बात करते हैं। और ये जो इन सभी समितियों या आयोगों ने जो भी आपको क्या कहते हैं सिफारिशें दी हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए, ये सुझाव दिया गया है ताकि राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है उसको ठीक किया जा सके। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए, जैसे साधारण परिस्थितियों में नहीं, जैसे कि जो राष्ट्रपति शासन है उसका प्रयोग बहुत अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए, हमेशा नहीं। केंद्रीय बलों की तैनाती करते समय राज्यों से परामर्श लिए जाए, मतलब जो भी केंद्रीय बल तैनात होंगे उसमें राज्य सरकारों से परामर्श लिए जाए। राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन हस्तांतरित किए जाए ताकि केंद्र की पर उनकी निर्भरता कम हो, मतलब राज्य को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो केंद्र से पैसा पाने के मोहताज ना रहे। अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए और ऐसी ही कुछ नई सेवाओं का सृजन किया जाए। तो मतलब ये भी कहा जा रहा है कि राज्य केंद्र और राज्य के संबंध को ठीक करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत किया जाए, इसकी सीट्स की जो संख्या है, सीटों की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाए और ऐसे ही कुछ नई सेवाओं का भी सृजन किया जाए। और फिर राज्य सूची के विषयों पर केंद्र अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, ऐसी भी बात कही जा रही है, ऐसी भी सिफारिश जो है की जा रही है ताकि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार किया जा सके। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे।
कहाँ चला गया भाई, ये क्या कर दिया मैंने। हाँ यही था ना। तो अब आप लोग इसको समझ गए। अब जब आप इस माइंड मैपिंग को समझ गए हैं, आप लोग अभी भी स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये रहा। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, जैसे ही आप लोग इसको देख लेंगे तो आगे अभी जो मैं बताऊंगा वो समझने की जरूरत ही नहीं है। केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, तो ये अभी मैंने जस्ट बता दिया आप लोगों को प्रशासनिक संबंध कैसा है केंद्र राज्य के बीच। ये क्या कहते हैं, राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है केंद्र की ओर से। फिर राज्य सरकार जो है वो कुछ अखिल भारतीय सेवाएं देती है, सहायता अनुदान देती है, आपातकाल की घोषणा, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ये ऊपर में ग्राफ में डाला हुआ ही है, तो बताने की आवश्यकता है नहीं। भारत संघ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध कैसा है, तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में संवैधानिक प्रावधान है, जैसे कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन कौन करता है, तो यह वित्त आयोग करता है। ऊपर मैंने बताया आप लोगों को, संघ सूची में जो विषय हैं उस पर जो शुल्क लगाए जाते हैं वो कौन लगाता है, तो वो केंद्र लगाती है। और जो राज्य सूची में भी विषय है उस पर कर कौन लगाता है, तो वो राज्य सरकारें लगाती है। तो ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ, इसमें और कुछ बताने लायक है नहीं। फिर कभी कभी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को ऋण देती है, फिर कभी कभी टैक्स में भी छूट दे देती है, या फिर एक तरह से ये कह लीजिए कि टैक्स जो है वो किसी सॉरी टैक्स कहते हैं, कभी कभी जो है ज़्यादा अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दे दिया जाता है। तो यही सब बातें हैं, वो तो हम लोगों ने ग्राफ में डिस्कस कर ही लिया, तो अब इसमें बताने लायक तो कुछ रहा नहीं। तो ये वाला प्रश्न भी समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहने नहीं, ये एक क्वेश्चन और बच गया, ये भी देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने वाले आयोग की चर्चा कीजिए। तुरंत मैंने अभी आप लोगों को बताया है, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, ये सब अभी जस्ट मैंने बताया या नहीं बताया। आप लोग बोलेंगे हाँ बताया है। और मतभेद को दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऊपर में जस्ट बताया ना कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्य से परामर्श लिए जाए, केंद्रीय बलों की तैनाती के समय राज्य से परामर्श लिए जाए। ये सब तो बता ही दिया, तो बताने लायक तो कुछ बचा ही नहीं है, उसी चीजों को मैंने यहाँ लिख डाला है कि नहीं। यहाँ देखिए, किसी व्यक्ति को केवल एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए, रिटायर होने पर उसे न तो कोई लाभ का पद दिया जाए और न ही उसे राजनीति में भाग लेने के लिए छोड़ा जाए, मतलब राजनीति में भी वह भाग नहीं ले सकता। राष्ट्रपति के परामर्श पर राज्यपाल, न्यायाधीशों, नीति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो। फिर राज्य की जो आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए एक अस्थायी किंतु गैर राजनीतिक समिति गठित की जाए। फिर जो केंद्र व राज्य के मध्य आर्थिक समन्वय को स्थापित करे। तो यही सब चीजें जो है, सुझाव जो है वो एक तरह से इन आयोगों के द्वारा दिए गए हैं और सिफारिशें की गई हैं ताकि केंद्र राज्य संबंधों को सुधारा जा सके। तो ये बताने लायक तो है नहीं दोस्तों, सब कुछ तो बता ही दिया मैंने। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग अब अगले दिन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। और जो भी इस पीडीएफ को लेना चाहते हो वो 9523779253 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। और साथ ही मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, DM कीजिए, और उसके बाद आपके समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।